नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबूरी में। बाबा के जो भी भक्त हैं वो शिरडी गए हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने समाधि मंदिर में जाकर बाबा की मूर्ति के आगे प्रार्थना ना की हो, उनको धन्यवाद ना दिया हो, क्योंकि बाबा की वो मूर्ति हमारी इच्छाओं को पूरी करती है, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करती है, हमारे मन में दिल में क्या चल रहा है वो जान लेती है, हमें उसके जवाब देती है। आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसी विषय पर है कि बाबा की ये मूर्ति आखिर किसने बनाई। बाबा की ये मूर्ति बनाई थी बालाजी वसंतराव तालीम जी ने। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि ये बाबा की मूर्ति कब बनी, इसकी क्या हाइट थी, इसको बनाने में कितना समय लगा, क्या कीमत आई, कौन सा मार्बल लगा इसको बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के दौरान कितने चमत्कार हुए और वो क्या चमत्कार हुए, ये सब हम आपको बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में। और ये सब आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आपको बताएंगे बालाजी वसंत तालीम जी के पोते यानी कि उनके ग्रैंडसन राजीव तालीम जी। जी हाँ, उनसे हम बातें करेंगे और उनसे जानेंगे इस बाबा की मूर्ति में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा और सबरी में, और आपका समय देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। साईं राम। सर, आपके जो बाबा जी थे वो पंढरपुर के विठोबा यानी भगवान कृष्ण के एकनिष्ठ भक्त थे, क्या ये बात सही है? हाँ, मेरे जो ग्रैंडफादर है जिनका नाम था बालाजी वसंतराव तालिब, उन्होंने 1954 में ये बाबा की मूर्ति बनाई। उसके पहले उन्होंने अपना जो शिल्पकला का जो कोर्स वगैरह जो होता है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में किया था। उधर उनको बहुत सारे गोल्ड मेडल्स वगैरह मिले थे। और उनका जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था, क्योंकि उनके फादर मदर वहाँ कुछ काम करते थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर थे उनके फादर वहाँ पे। और वहाँ पे उनका स्कूलिंग भी थोड़ा बहुत हुआ। फिर अचानक उनके पिताजी की मौत हो गई बीच में। तो उनकी माँ उनको, जो कि मुंबई की थी, पिताजी भी मुंबई के ही थे लेकिन काम के लिए वहां गए थे, तो उनकी माँ उनको वहां से मुंबई लेके आई। तो उनकी मुंबई में आने के बाद ना घर था, तो उन्होंने भाड़े से घर लिया था। और उनके पास स्थिति भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन। तो उन्होंने छोटा सा रूम चौल में लेके, उनको 3 बेटे थे, तीनों का एजुकेशन उन्होंने करवाया। उनके मेरे ग्रैंडफादर के जो बड़े भाई थे वो पढ़ाई करके इंग्लैंड में जाके फिर वो डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के डायरेक्टर हो गए। फिर मेरे ग्रैंडफादर जो थे बालाजी वसंतराव तालीम, उन्होंने पूरा उनका एजुकेशन स्कॉलरशिप पे किया। और उनको आर्ट की बेहद चाहत थी, तो वो उन्होंने आर्ट का तरफ उन्होंने कॉलेज में ज्वाइन करके जे स्कूल ऑफ आर्ट में, वहां से पूरा उनका एजुकेशन उन्होंने स्कॉलरशिप पे किया। और जितने भी वहाँ के अवार्ड थे उनके करियर में, तो वो सब उनको वहाँ स्कूल में मिले थे, कॉलेज में मिले थे। फिर उनके जो छोटे ब्रदर थे उन्होंने वो इंजीनियरिंग किया उन्होंने, और वो कॉन्ट्रैक्टर का उन्होंने लाइन चालू किया। तो जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने ये लाइन जो लिया था स्कल्पचर का, वो जमाने में उसको इतना डिमांड नहीं था, नया ही था और ब्रिटिशों का राज था तब। तो भी उन्होंने पूरा कंप्लीट किया एजुकेशन। फिर कॉलेज से पास आउट होने के बाद, और दूसरी एक बात हुई थी कि उनके जब कॉलेज में थे तो उनके कॉलेज में एक डॉली कर्सिट जी का एक मेयो मेडल करके इनाम होता था, जो 13 साल से किसी को दिया नहीं था, क्योंकि वो कैलिबर का कोई स्टूडेंट नहीं आया था जिसका काम होए कि उसको एक इनाम दे सके, ये प्राइज दे सके, मेडल जो है मेयो मेडल। तो वो मेरे 13 साल के बाद मेरे ग्रैंडफादर को वहां मिला था उनके काम के अप्रिसिएशन में। तो ऐसे उनका कैलिबर था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत ही हुनर था। और बहुत ही उनमें चाह थी शिल्पकला और स्कल्पचर के बारे में। तो फिर इस कॉलेज से आने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल स्कल्पचर का काम चालू किया, उन्होंने खुद का ही काम चालू किया। थोड़े छोटे मोटे काम करते 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 उनको बहुत सारे साल गुजर गए। और मेरे ग्रैंडफादर का जन्म 1888 का है। 1888 का मेरे ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था।
तो जैसे ही उन्होंने प्रोफेशनल काम चालू किए, तो उन्होंने छोटे मोटे काम उनको मिलने लगे, तो ऐसे ऐसे उनके नाम बाहर पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर फिर फैलने लगा। तो ये नाम सुन के ही फिर बाबा का वो काम जो था मूर्ति का, उनके पास आया था। यानी बाबा ने उनको चुना था काम करने के लिए, क्योंकि बाबा को भी सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट आर्टिस्ट ही चाहिए था जो मेरा काम कर सके। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने उनको चुना 1954 में, जब, क्योंकि बाबा ने 1918 में समाधि ली। फिर बाद में बहुत लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, मंदिर में आने लगे, शिरडी में लोगों को जैसे बाबा का अनुभव आने लगा, चमत्कार होने लगे। तो लोगों ने वहां के कमिटी मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया कि हाँ, एक छोटा फोटो है, उसके जगह पे आप बड़ी मूर्ति लगावे, ताकि सब लोगों को आसानी होए वो मूर्ति का दर्शन लेते हैं, और उन सबको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा उसकी वजह से। तो उन्होंने वो लोगों का जो कहना था उन्हें मान लिया, और उन्होंने शिल्पकार ढूंढने चालू किए। तो मुंबई के 3 जो अच्छे शिल्पकार थे, उनको उन्होंने पहले ये काम करने का मौका दिया। उसमें से एक मेरे दादाजी थे, और तीनों को बताया आप बनाइए, बाबा की ये मूर्ति चाहिए हमें, जिसका भी मॉडल हमें अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि बाबा को देखे हुए लोग बहुत थे तब जिंदा। तो उन्होंने जिसको अच्छा लगा तो उनका ही हम आगे काम करेंगे, बाकी दोनों को फिर वो उनका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, वैसे बताया। ठीक है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने भी बहुत मेहनत से वो काम चालू किया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि शिल्पकार को कोई भी व्यक्ति का मूर्ति बनाना है, स्टैचू बनाना है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग एंगल के फोटोग्राफ्स लगते हैं। बिल्कुल सर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोटो है वो प्रोफाइल का होता है, जो साइड से लिया होता है, प्रोफाइल, हाँ। जिसमें, हाँ, साइड प्रोफाइल। तो उसमें प्रोजेक्शंस मालूम होते हैं, नाक कितना लंबा है, मुंह कितना बड़ा है, लेकिन बाबा का ऐसा फोटो नहीं है। हाँ। और वही बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने वो एक्सेप्ट किया, काम चालू किया। 2-3 महीने मॉडल बनाना, मट्टी का मॉडल बना रहे थे, लेकिन उनको खुद को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि कुछ तो कम है इसमें, बाबा का जो स्वरूप है वो इसमें नहीं आ रहा है, उनका जो लाइकनेस है, उनके जो भाव है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो भी वो, लेकिन वो जानने के लिए उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, फोटोग्राफ्स नहीं थे। तो वो बाबा को वैसे ही हर रोज प्रे करने लगे कि अभी तो मैं अटक गया हूँ, इसके आगे मेरा काम नहीं हो रहा है, आप देखिए, आप मुझे गाइडेंस कीजिए, आप ही मेरे इस से मार्ग निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही 10-15 दिन का काम चल रहा था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, जैसे कि रोज वो सुबह 8 बजे स्टूडियो में आते थे और काम चालू करते थे। तो एक दिन ऐसे स्टूडियो में आए, और सामने ही जैसे एंटर किया स्टूडियो में, और सामने मॉडल रखा था जो प्लास्टिक से ढक के रखा था, और उधर लाइट का बटन चालू करने के लिए जब गए अंदर, तो उनको लाइट लगने से पहले ही ग्लो ऑफ लाइट दिखाई दिया वो मॉडल के बाजू में। अच्छा। और बाबा का साक्षात उनको दर्शन हुआ। जो उनके मन में डाउट्स थे वो सब बाबा ने खुद का मुंह दिखा के, स्वरूप दिखा के दूर किया। उनको जो भी प्रेरणा देनी थी वो प्रेरणा दी, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इंटरेक्शन था। तो स्वरूप जो देखा उन्होंने उस प्रकार तुरंत मॉडल में चेंजेस किए, और फिर उनको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उनको बहुत खुशी होगी, जो मेरी डिफिकल्टी थी वो बाबा ने सॉल्व की है, अभी ये स्वरूप बहुत अच्छा बना है। फिर उन्होंने शिरडी के लोगों के जो भी कमिटी मेंबर थे उनको फोन खत लिखा और बताया कि अभी मेरी तरफ से मेरा काम हुआ है, आप जो भी और दूसरे दोनों को आपने जो बोला है बनाने के लिए, आप उनका देखिए, फिर मेरे पास आइए। तो एक दिन सब शिरडी से लोग जो भी बाबा के कंटेम्परीज थे, जिन्होंने बाबा को देखा था, वो सब आ गए। वो दोनों के पास जिनको बताया था मॉडल बनाने के, वहां गए, जाके आए, और फिर हमारे स्टूडियो में आए। लेकिन वो कुछ खुश नहीं थे। उन दूसरे दोनों के जो मॉडल शिल्पकार के देखे थे, उनसे वो, यानी उनको लगा कि उनको खुश नहीं है, थोड़े नाराज थे। तो उनको वो मन में वही डाउट का, ये भी ऐसा ही होगा जैसे हमने पहले 2 देखे हैं, इससे कुछ दूसरा अच्छा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अभी ये मॉडल है, इसके सामने आप खड़े रहिए, मैं इसका प्लास्टिक कवर निकाल देता हूँ, फिर आप देखिए। तो वहां गए, उनके सामने सबको खड़ा किया, और फिर प्लास्टिक कवर उन्होंने बाबा का मॉडल का निकाला।
तो निकालने के बाद फॉर 3-4 मिनट के लिए किसी के मुंह से कुछ सुनाई नहीं दिया। सब स्तब्ध होके वो मॉडल देख रहे थे और सबके आंखों में आंसू आ गए। यानी ओ इतना लाइक बाबा का बन रहा गया था मॉडल कि उनसे मुंह से सब शब्द नहीं निकल रहे थे। तो वो लक्ष्मीबाई, ये वो बाकी के सब जो लोग थे ना, जिनके कंटेम्परेरीज लोग थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे बाबा ऐसे ही थे, साक्षात आपने बाबा को हमारे सामने खड़ा किया है, अभी इससे अच्छा तो कोई और बना नहीं सकता, आप ही इसको आगे बनाइए। हम इसका मूर्ति हम मार्बल में बना के शिरडी संस्थान में समाधि के ऊपर लगाए। ऐसे ये मॉडल का बनाने का जो वाक्य है वो आपको मैंने बताया। सर, आज भी उस मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं ना तो आंख से आंसू निकल आते हैं। बाबा उसमें इतना सही साक्षात बात, सही दर्शन बात। देते हैं। साक्षात बाबा वहां बैठे हैं, हाँ लोगों को सुन रहे हैं वहां बैठ के। सर, एक चीज बताएं, क्या आपके दादाजी का बाबा से 1954 से पहले भी कोई एसोसिएशन था? कभी वो बाबा के बारे में गए हों शिरडी, मतलब उनसे मिले तो नहीं होंगे बट ऑब्वियस है, बट कभी शिरडी जाना हुआ उनका, या कोई एसोसिएशन था कुछ बाबा से? नहीं, बाबा से कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे ग्रैंडफादर की कभी शिरडी भी जाने का मौका नहीं मिला था। ओके। और वो होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन हम्म। बाबा खुद अपने भक्त को मदद करने के लिए स्टूडियो में आ गए। अच्छा सर, जो मूर्ति बननी है तो आपने बताया, लेकिन मूर्ति बनने के लिए जो मार्बल था उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो इटली के करारा का हाँ, पत्थर आया था, जो भी बराबर बाबा ने बराबर। नहीं, अपने आप क्या है, बताया। बहुत सारे बनाने के ये प्रोसेस में 3 चमत्कार हुए थे। एक तो ये बाबा ने दर्शन दिया, हम्म। फिर बाद में मूर्ति बननी थी अपनी इंडियन मार्बल में जो राजस्थान से आता है। हम्म। वैसे ही ऑर्डर मैंने दादाजी ने वहाँ खान मालिक खान में दिया था कि ऐसा साइज का पत्थर चाहिए, तो वो बोले कि 2-3 महीने में पत्थर मिल हम्म। जाएगा राजस्थान से। तो उतने में क्या हुआ, उनके कोई फ्रेंड थे, दोस्त, जो कि बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में काम करते थे, तो वो उनको मिलने को आए यहाँ पे और पूछ रहे थे कि नया आप कौन सी मूर्ति बना रहे हैं, क्या है, क्या काम चल रहा है, ऐसे पूछ रहे। तो उन्होंने बताया कि अभी ये शिरडी के संत है श्री साईं बाबा, उनकी मूर्ति बनाई है और वो पत्थर अभी 2-3 महीने में आएगा, तो फिर ये मूर्ति मार्बल में बनेगी। तो उनको जो डॉक में काम करते थे बॉम्बे पोर्टर्स में, उनको उन्होंने रिकलेक्ट किया कि अपने यहाँ एक कम से कम साल भर से एक पत्थर पड़ा हुआ है और वो कहाँ से आया है, क्या है, किसको मालूम नहीं है। उन्होंने उसका ऑक्शन करने का भी सोचा, कोशिश की, लेकिन कोई बायर नहीं आया। तो वाइट पत्थर था, तो उन्होंने मेरे दादाजी को सजेस्ट किया कि आप एक बार आके देखिए, वहां पे एक पत्थर है, आपके काम का हो तो इसमें अच्छा काम हो जाएगा। तो एक 2-3 दिन में मेरे ग्रैंडफादर भी, दादाजी उधर गए, थोड़ा सा चीनी और हथौड़ी लेके गए ताकि उसमें कौन सा पत्थर है वो काम करके देखे। तो उन्हें जब पत्थर देखा तो वो भी अचंभित हो गए। बहुत ही उनको अच्छा लगा कि इतना बड़ा परफेक्ट साइज का, मूर्ति के साइज का बराबर पत्थर, ये फर्स्ट क्वालिटी प्योर व्हाइट, जो करारा व्हाइट बोलते हैं हाँ, पत्थर, ये यहाँ कैसे आ गया। ये तो वो जमाने में तो ट्रांसपोर्टेशन का तो इतना कुछ फैसिलिटीज नहीं थी ना, इतना बराबर है। पत्थर लाना भी पॉसिबल नहीं था वहां से लाना। तो ये अपने आप बाबा ने चमत्कार किया कि, क्योंकि करारा जो इटालियन पत्थर जो है, सपोज टू बी द बेस्ट मार्बल ब्लॉक फॉर द स्टैचूज, पूरे दुनिया में उसमें ही स्टैचूज बनते हैं। जो फेमस स्टैचूज बने हैं, जैसे माइकल एंजेलो ने बनाए हैं स्टैचूज, वो भी सब करारा के जो पत्थर आता है प्योर व्हाइट, उसमें ही बनाया हुआ है। तो बाबा ने ढूंढ के निकाला था कि मेरे मूर्ति के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन पत्थर चाहिए, तो वो अपने आप आ गया। उनको वो फिर शिरडी संस्थान के लोगों को उन्होंने बताया, कमेटी को, ये पत्थर अपने काम का, बहुत काम का है, बहुत वैल्यूएबल पत्थर है, इसको आप उनसे ऑक्शन में खरीदिए और मुझे दीजिए, मैं उसमें मूर्ति बनाता हूँ। तो वैसे वो मूर्ति बनाने के पत्थर मेरे स्टूडियो में आ गया और काम चालू हुआ। ऐसे इसका स्टोरी है। सर, दो चीज पूछूंगा। एक तो ऑक्शन में आपको याद है कि पता है कि कितने का वो पत्थर खरीदा था फिर? नहीं, अभी उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए, ओके। और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन भी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन शिरडी संस्थान में होगा उनके पास कुछ। मेरे हाँ, ग्रैंडफादर से जो भी हो, क्योंकि तब तो फोन वगैरह इतना नहीं था, वो सब नहीं सब था सर, जो क्योंकि कॉन्वर्सेशन होते थे सब खत से, लेटर से ही होता था। तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन शिरडी संस्थान में हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
संस्थान का सर कितना मैं देख रहा था, कॉस्ट साई क्या है। सचरित्र एक देख रहा था 1981 का, उसमें लिखा हुआ था कि ओवरऑल कॉस्ट 22,000 रुपया था उसका। हो सकता है क्योंकि वो जमाने में बहुत साल हो गए। बहुत 22,000 पुरानी का भी बात है बहुत सर, वैल्यू था तब। तब 22 का भी बहुत वैल्यू था। बहुत वैल्यू था सर 22,000 रुपया उस जमाने में। अच्छा सर, एक चीज, इसकी जो बाबा की जो मूर्ति है, इसकी हाइट कितनी है सर? इस विषय साढ़े में। पांच फुट की है। 5.5 फुट। 5.5 फुट। ओके। ओके। और सर जब ये फाइनली जब मिट्टी का बन गया, उसके बाद मार्बल का आया, तो उसको कितना समय लगा था बनाने में आपके दादा साहब को? पूरा टोटल टोटल जो समय लगा मूर्ति बनाने के लिए वो लगभग 5.5 से 6 महीने लगे थे। उसमें उसमें 2 अढ़ाई महीने लगते हैं मॉडल बनाने, 3 महीने पकड़िए। तीन अच्छा। महीने मॉडल बनने, क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्टीज थी ना, वो इजी इजी प्रोजेक्ट नहीं था। उसमें हाँ। फोटो नहीं थे, इसलिए उसको बहुत विचार कर करके उन्होंने मॉडल बनाया था। लेकिन लास्ट में बाबा ने जब दर्शन दिया तो फाइनल उसको बनने में आसानी हो गई। तो 3 महीने मॉडल में गए और 3 महीने 2.5 3 महीने जो है वो पूरा बना। मार्बल कार्विंग कार्विंग में गए थे। अच्छा सर, आपने दो चमत्कार तो बताए, एक तीसरा चमत्कार भी था कि वो बाबा के पैर के नजदीक जो है एक उसमें एक दरार थी, उसके बारे में सर बराबर बताएं, क्योंकि वो एक बड़ा टेक्निकल चीज थी। बराबर बराबर। नहीं, उसमें क्या है कि बाबा को पत्थर तो आ गया, लगभग 50% काम भी हुआ था मूर्ति का। फेस के ऊपर से ऐसे काम चालू किया था, नीचे नीचे जाने का। तो जब पैर बाबा का जो पैर बाबा ने जो ऊपर लिया हुआ पैर है, उसके टो के वहां काम चल रहा था। तो उनके मेरे ग्रैंडफादर के यहाँ काम जो बड़ा जाड़ा काम जो करने के लिए जो कारीगर थे पत्थर फोड़ने के लिए, उनको वो साइड में कुछ दबा हुआ आवाज आ रहा था। रेगुलर आवाज नहीं आ, जैसे कांच का बर्तन जब टूटता है, टूटने के बाद हम्म। उसका आवाज कैसे दबा हुआ आता है, ऐसे हम्म। प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को बताया यहाँ कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ एयर हेयर क्रैक है या कुछ एयर पॉकेट है, कुछ तो कैविटी है वहां पे, दबा हुआ आवाज आ रहा है। तो अभी दादाजी ने भी वो देखा वहां पे क्या है, तो उनको भी डाउट है, उनको भी थोड़ा डर लगा। अभी इतना मूर्ति का काम हुआ है, इतना खूबसूरत पत्थर अपने को मिला है, बाबा ने गिफ्ट किया है अपने, तो बाबा ही अपने को यहाँ से आगे लेके जाएंगे, इसमें कुछ दुविधा नहीं होने वाली। तो अगले दिन गुरुवार था, उन्होंने बाबा को वापस प्रार्थना की, उनको वहाँ अगरबत्ती फूल वगैरह रखे और बाबा को प्रार्थना करके उन्होंने वहाँ काम चालू किया। अभी पत्थर में जब लाइन आती है या कोई हेयर क्रैक आता है, वो पूरा लाइन से सीधा आगे चला जाता है, वो कभी मुड़ता नहीं है, लेफ्ट जाएगा नहीं, राइट नहीं जाएगा, टर्न नहीं होगा, वो सीधा ही जाएगा। और वहां का जो वो साइड का पार्ट जो होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही होने वाला था उसमें, क्योंकि वो लाइन जो दिख रहा था वो तो पूरा पैर तोड़ के आगे जा रहा था, टूटने वाला था। तो उन्होंने मन में बहुत डर था, लेकिन बाबा के ऊपर विश्वास भी था, यहाँ तक बाबा ने मुझे लाया है तो इसमें भी बाबा रास्ता निकालेंगे, कुछ तो अपना चमत्कार करेंगे वहां पे। तो उन्होंने चीनी ली, हथौड़ी ली, खुद काम चालू किया। एक 5-10 मिनट काम करने के बाद वो लाइन जो पत्थर था, जितने लगने वाला पत्थर था, जो काम का पत्थर था, उतना छोड़ के बराबर आधा इंच का माल छोड़ के बाकी का पूरा ब्लॉक नीचे ढप करके गिर गया। और वो लाइन जो सीधी जाने वाली थी, बाबा ने उसको कर्व कर दिया, ऐसे घुमा दिया उसको। तो ये तो बहुत अननेचुरल फिनोमिनन था कि ऐसे कभी लाइन घूमती नहीं है पत्थर में, जो जाती है सीधी ही जाती है। तो ये तो तीसरा चमत्कार भी बहुत बाबा ने अच्छा दिखाया, नहीं तो क्या मूर्ति वो स्टोन, इतना बढ़िया स्टोन वेस्ट हो जाता था। तो ये ऐसे 3 चमत्कार हमारे स्टूडियो में हुए। आज भी बाबा का वहां वास है, बाबा का हमें साक्षात यानी लगता ही है कि बाबा यहाँ बैठे ही है। इतने 105 साल से हम ये काम कर रहे हैं। 1917 में मेरे ग्रैंडफादर ने ये स्टूडियो चालू किया था, तो 105 साल हो गए हम बाबा की सेवा में हैं, मूर्तियां बना रहे। तो सर अभी भी आप जो मूर्तियां बनाते हैं वो किस किस तरह की बनाते हैं? मतलब थोड़ा सा मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज। नहीं, अभी क्या है, अभी तो बहुत सारी हम मूर्तियां बनाते हैं, जैसे बाबा की तो बनती है, पूरा हम्म। दुनिया में जाती है। उसके अलावा जो अपने यहाँ के राष्ट्रीय लीडर जो है, डेकोरेटिव स्टैचूज है, जितने भी साधु संत है, भगवान है, ऐसे अनेक स्टैचूज हम मार्बल और ब्रॉन्ज मेटल में बनाते हैं।
अलग अलग व्यक्तियों के जो कॉलेजेस में लगते हैं, जो चौराहे पे लगते हैं, जो कहा पार्क में लगते हैं, डेकोरेटिव स्टैचूज है। बहुत सारे साधु संत मंदिर के लिए बहुत स्टैचूज बनाते हैं। तो ये बाबा की कृपा से हम पिछले 100 साल से ये काम कर रहे हैं। अब मेरी तीसरी पीढ़ी है, मेरे फादर थे, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरा बेटा भी अभी मुझे ज्वाइन किया, उसने भी इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है, इसका 5 साल का डिग्री कोर्स है इसका। अच्छा वो उसने कंप्लीट किया है, अब मेरे साथ काम कर रहा है। तो अच्छा। ये बाबा की कृपा है कि 4th जनरेशन तक उन्होंने हमको सेवा दी है काम करने की। नहीं सर, ये बाबा की विशेष कृपा है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में आपको चुनना, आपके परिवार को चुनना और बराबर इतना बड़ा बराबर। काम करवाना। वो हम और बहुत सर लकी है, बाबा ने हमें सेवा दी है, बहुत लकी है। नहीं नहीं सर, वो तो मतलब मैं हम आज मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि एटलीस्ट मैं उस परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाबा की उस मूर्ति पे मतलब काम किया, हाँ, उसको हाथ लगाया, और हम तो उसके सिर्फ दर्शन करते हैं, आज भी जाके देखते हैं वहां पे। तो सर नहीं, वो आपका ओरिजिनल मॉडल अभी भी आज भी हमारे स्टूडियो में है। जो पहला जो फर्स्ट मॉडल बना बाबा का क्ले का, जो हाँ सर बनाते समय हाँ। बाबा ने दर्शन दिया था, हम्म। वो आज भी हमारे स्टूडियो में है वो मॉडल। और उसी के ऊपर से हम सारी मूर्तियां बनाते हैं। ने छोटा भी अगर मूर्ति बनाते हैं तो हम एग्जैक्ट रेप्लिका उसका ही बनाते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कभी मेरा बॉम्बे आना हुआ तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा, मिलूंगा। यस, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बाबा के भी दर्शन करूंगा आपके वहां पे। बहुत बहुत जरूर धन्यवाद समय देने के लिए सर। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, साई राम। साई राम सर, नमस्कार। तो जो भी हमारे श्रोता हैं उनको आज ये समझ में आ गया होगा कि बाबा की ये जो संभवतः पहली मूर्ति थी, ये कब बनी, कैसे बनी, कितना समय लगा, कौन सा मार्बल लगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, क्या क्या चमत्कार हुए, सब आपने स्वयं सुने। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस मूर्ति की स्थापना समाधि मंदिर में, जहाँ आप जो अभी देख रहे हैं समाधि मंदिर, जहाँ आप जाके दर्शन करते हैं, उसमें 7 अक्टूबर 1954 को हुई थी। और वो दिन दशहरे का था, विजयदशमी थी उस दिन, और गुरुवार था। एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कार्यक्रम के दौरान मैंने एक जगह पे साईं सचरित्र बोला है। एक्चुअली वो साईं लीला मैगज़ीन है 1981 की, जिसको मैं कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से साईं सचरित्र निकला। इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं उनमें से काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं, जो आप मूर्ति की देख रहे हैं, जो बनी हुई और उनके परिवार की, वो सब हमें राजीव तालीम जी से मिली हैं। और उसके अलावा जो हमने पिक्चर्स इस्तेमाल किए हैं इस कार्यक्रम के दौरान, वो हमने ऑनलाइन जो है नेट से लिए हैं, जो अवेलेबल थी वो लिए हैं। राजीव तालीम जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन फ़ोटोग्राफ्स हमें शेयर करने के लिए। और उसके साथ साथ बाकी जो भी पिक्चर्स हमने इस कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल की, उन सभी लोगों को जिन्होंने उन फ़ोटोज़ को खींचा, बनाया, हम दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा सदैव सदैव आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो सिर्फ इसे अपने पास तक मत रखिएगा, इसको अपनों तक भी साझा कीजिएगा, जो बाबा के भक्त हैं उनको भी भेजिएगा। अब आपसे इस निवेदन के साथ कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, विदा लेता हूँ। नमस्कार।